ग्रेविटेशन। 8th और 9th चैप्टर के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि जो मोशन है उसका कॉज क्या है। मोशन का कॉज होता है फोर्स। जब फोर्स किसी चीज़ पे एक्ट करती है तो मोशन कॉज होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स की ज़रूरत होती है अगर हम किसी भी चीज़ की स्पीड को, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं। तो अक्सर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो वो अर्थ की तरफ गिरती है। सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, मून अर्थ के अराउंड घूमता है। इन सभी केसेस में कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो ज़रूर होगी जिसके कारण ये चीज़ें अपने इस पर्टिकुलर मोशन को फॉलो करती हैं, अपने इस पर्टिकुलर मोशन में चलती रहती हैं। आइजैक न्यूटन इस आइडिया को समझ पाए कि इन सभी केसेस में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स एक ही है और उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा गया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को भी डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इफ़ेक्ट के अंडर जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसका मोशन कैसा होता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि बॉडी का जो वेट है वो कैसे प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे कि कोई भी लिक्विड, कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर फ्लोट कर सकती है। ग्रेविटेशन। मून अर्थ के अराउंड घूमता है। जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही आ जाती है। थोड़ी हाइट ऊपर जाएगी और फिर वापस नीचे आ जाएगी। कहा जाता है कि जब न्यूटन एक ट्री के अंडर बैठे थे तो एक एप्पल जो है वो उनके ऊपर आके गिरा। एप्पल के गिरने से, अब मेरे जैसा हो तो एप्पल उठा के बस खा जाएंगे कि वाह यार बैठे बैठे एप्पल मिल गया, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन साइंटिस्ट थे तो उनका दिमाग उल्टा चलता था। वो सोचने लगे यार ये एप्पल टूटा तो ये नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, राइट। फिर उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ इस एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या उसी तरह से वो मून को भी अट्रैक्ट कर सकती है। क्या यही वो फोर्स है जिसके कारण अर्थ, जो एप्पल है अर्थ की तरफ आया, क्या उसी फोर्स के चलते मून भी अर्थ के अराउंड घूमता है। क्या दोनों केसेस में फोर्स सेम ही है। एंड देन ही फाइनली सेड कि यस, दोनों केसेस में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो सेम है। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि अपने ऑर्बिट के अंदर हर पॉइंट पर जब मून अर्थ की तरफ, अर्थ के अराउंड घूमता है तो वो थोड़ा सा अर्थ की तरफ को फॉल कर जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट इन अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, अगर ये अर्थ है और ये मून है तो नॉर्मली मून शुड हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन, लेकिन वो अपनी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन छोड़ के थोड़ा सा अर्थ की तरफ को बेंड कर गया, या कह लो कि थोड़ा सा अर्थ की तरफ को फॉल कर गया। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट वेयर इट शुड हैव गॉन इन अ स्ट्रेट पॉइंट, यहाँ से अगर होता तो इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, बट अगेन ये अपना स्ट्रेट रास्ता छोड़ के थोड़ा सा अर्थ की तरफ को बेंड कर गया, इस तरफ को चला गया। सो उन्होंने कहा कि अपने मोशन के हर पॉइंट पर जो मून है वो अपना स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ के थोड़ा सा अर्थ की तरफ को फॉल कर जाता है, और अर्थ की तरफ वो फॉल करता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो द मून विल नॉट हैव फॉलन टुवर्ड्स द अर्थ, और वो अपना स्ट्रेट लाइन रास्ता फॉलो करते हुए कहीं और ही निकल जाता, राइट। हम इसको समझ सकते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से। अगर हम एक पत्थर के साथ थ्रेड बांध के, थ्रेड को अपने हाथ में पकड़ के ऐसे पत्थर को घुमाने की कोशिश करेंगे, घुमाते घुमाते आप किसी भी एक पॉइंट पे ले जाके अचानक थ्रेड को रिलीज कर दो, तो आप क्या देखोगे कि जिस पॉइंट पर भी आपने थ्रेड को रिलीज किया है वहां से जो स्टोन है इट विल गो इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ देन गोइंग अराउंड योर हेड। रीजन बीइंग कि जब तक आपने उसको होल्ड किया था थ्रेड को, तब तक आपकी मस्कुलर फोर्स उसे वो फोर्स प्रोवाइड कर रही थी जिसके कारण वो घूम रहा था। बट एज सुन एज यू टेक दैट फोर्स ऑफ तो वो अपना स्ट्रेट लाइन में
निकल गया, स्ट्रेट लाइन में चला गया। सो थ्रेड के रिलीज करने से पहले तक स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एक सर्टेन स्पीड के साथ, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है हर पॉइंट पे। जो डायरेक्शन के अंदर चेंज है उसी के कारण वेलोसिटी में चेंज आता है और देयरफॉर एक्सेलरेशन होती है, जैसे हमने मोशन चैप्टर में भी पढ़ा था। वो फोर्स जो इस एक्सेलरेशन को कॉज करती है और बॉडी को सर्कुलर पाथ में चलाई रखती है, वो हमेशा सेंटर की तरफ को एक्ट करती है और उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इस फोर्स की एब्सेंस में स्टोन वुड हैव गॉन स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होती है, लाइक दिस इज अ सर्कल, राइट? तो it would have gone in a straight line, right? A straight line that meets the circle at one and only one point is called a tangent to a circle. ठीक है जी? एक स्ट्रेट लाइन जो मीट करती है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर, उसे सर्कल को टेंजेंट कहा जाता है। तो इस फिगर में जो एबीसी लाइन बनाई गई है वो टेंजेंट है सर्कल के लिए। मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड, वो अर्थ की सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण होता है। आप अपने पास नोट कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है, रेदर सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। दिस मीन्स सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब which wants to stay along the center or which wants to keep along the center. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. अगर ये फोर्स ना होती तो मून ने अपना एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन परस्यू कर लेना था। ये देखा गया है कि फॉलिंग एप्पल जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? हाँ या ना, दोनों लोग हम जवाब दे सकते हैं। ना क्यों कह सकते हैं कि भाई हमने अर्थ को तो देखा नहीं कभी राइज करते हुए, हमेशा एप्पल ही नीचे आके गिरता है। और हाँ क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी एक एक्शन होता है तो रिएक्शन जरूर होता है। अगर अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो ये मैंडेटरी है कि एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर रहे। लेकिन हम कभी भी अर्थ को तो राइज करते हुए देखते नहीं। उसका कारण है, क्या कारण है? मास। मास का फर्क है दोनों में बहुत ज्यादा, दोनों पे बराबर फोर्स लग रही है। लास्ट चैप्टर में अगेन फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लग रही है, लेकिन जो फोर्स, लेट मी जस्ट शो यू वंस, दोनों के ऊपर एक है जो एप्पल के ऊपर फोर्स लग रही है और एक है जो अर्थ के ऊपर फोर्स लग रही है। जो एप्पल के ऊपर फोर्स लग रही है दैट विल बी एप्पल का मास इनटू एप्पल की एक्सेलरेशन। अर्थ के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट विल बी अर्थ का मास इनटू अर्थ की एक्सेलरेशन। नाउ एम ई जो है इट इज वेरी 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 लार्ज देन एम ए। तो अगर इन दोनों को बराबर होना है तो ऑब्वियसली ए ई जो है यानी कि अर्थ की एक्सेलरेशन, इट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। सो क्योंकि एप्पल का मास जो है वो अर्थ के मास के कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा है, इसीलिए एप्पल के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो अर्थ के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई हम एप्पल को तो नीचे गिरता हुआ देखते हैं लेकिन हम अर्थ को राइज करता हुआ नहीं देखते, राइट? हमारे सोलर सिस्टम के इसी आर्ग्यूमेंट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कि अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं फ्लो करती, मूव करती, सिर्फ मून ही अर्थ के अराउंड क्यों मूव करता है? अगेन बिकॉज अर्थ का जो मास है वो मून के मास के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। दैट इज वाई वी सी द मून मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ बट वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द मून। जस्ट अ मिनट। सो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। इसी तरीके से आर्ग्यू करते हुए हम कह सकते हैं कि सन और प्लैनेट्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, बट क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मली हम लोग प्लैनेट्स को सन के अराउंड घूमते हुए देखते हैं,
सन को मूव करते हुए नहीं देखते। तो इन सभी फैक्ट्स से न्यूटन ने ये बात कंक्लूड की कि ना सिर्फ अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, मून को अट्रैक्ट करती है, बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज, हर दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसे उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज अट्रैक्ट करती है दूसरी हर चीज को विद अ फोर्स विच इज proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। दोबारा सुनो, इस यूनिवर्स के अंदर हर ऑब्जेक्ट हर दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के बराबर होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। नाउ यू रिमेंबर वेरी क्लियरली आई सपोज फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। सो दैट वी रिमेंबर वेरी डियरली क्लियरली फ्रॉम द 9th स्टैंडर्ड कि हम इसको ये कर सकते हैं। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होती है मासेस के, और इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम के। यानी कि जैसे जैसे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है रेदर डिस्टेंस के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग वो कम होता है। ये फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है। ये एक ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो इस पॉइंट इन इस डायरेक्शन के अलोंग ये फोर्स एक्सर्ट होती है। मैथमेटिकली स्पीकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एक ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम, दूसरी ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, दोनों के प्रोडक्ट हो गया m इंटू एम। ये फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दो, डिस्टेंस यहां से यहां तक नहीं मेजर हो रहा, डिस्टेंस यहां से यहां तक मेजर हो रहा है। फर्क क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वी डू नॉट टेक द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, हम उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज के बीच का डिस्टेंस लेते हैं, और सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो उन दोनों के वो उनके एक्चुअल सेंटर पे ही लाई करता है। तो दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों को हम क्लब करेंगे तो f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम ओवर डी स्क्वायर, और f इज इक्वल टू g इंटू m इंटू एम ओवर डी स्क्वायर, वेयर g is the constant of proportionality and it is called the universal gravitational constant. It is called universal gravitational constant, right? बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉसवाइज अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे g को, डी स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इंटू एम ऑपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो विल गेट दिस g इज इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर बाय m इंटू एम। सो नाउ ऑब्वियसली फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है जी। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो डिस्टेंस स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर। मास का यूनिट होता है केजी, तो दो मासेस का यूनिट हो गया केजी स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या रेज टू पावर -2 भी लिख सकते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की जो वैल्यू थी वो हेनरी कैवेंडिश ने दी थी यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। इसकी जो आज एक्सेप्टेड वैल्यू मानी जाती है वो है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, और ये बात भी याद रखने वाली है कि ये किसने वैल्यू दी थी। तो हेनरी कैवेंडिश ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, और उसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है 6.67 भी ले लेते हैं हम, इंटू 10⁻11। हमें मालूम है, चल गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा
एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। तो कहता अब आप अपने और अपने फ्रेंड्स के बीच में जो आपके आसपास बैठे होते हैं नॉर्मली स्कूल के अंदर, तो अब आप अपने और अपने फ्रेंड के बीच में, या कह लो कि आप अपने और अपने कमरे में कोई भी जो चीज़ है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो बाय नोइंग योर मास, बाय नोइंग द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द ऑब्जेक्ट। क्यों ये लॉ यूनिवर्सल है? बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाई इज दिस लॉ यूनिवर्सल, या व्हाई इज दिस लॉ कॉल्ड अ यूनिवर्सल लॉ? सिंपली बिकॉज ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, छोटी बड़ी, एस्ट्रोनॉमिकल, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, वट, सभी के बीच में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करती ही करती है। सो वट एवर टू ऑब्जेक्ट्स, हाउएवर फार दे आर, हाउएवर बिग, हाउएवर स्मॉल, चाहे सेलेस्टियल चाहे टेरेस्ट्रियल, सभी के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। दूसरी टर्म जो कि अगेन अपने आप में एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स स्क्वायर? हमने इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ी है, बट व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में हमने पढ़ा था कि अगर x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो y के बढ़ने से x घटता है और y के घटने से x बढ़ता है, राइट? इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर y घटेगा तो x y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, और अगर y बढ़ेगा तो x जो है वो y के स्क्वायर के प्रोपोर्शनली घटेगा इनवर्सली। तो अगर कोई चीज, एक चीज 6 टाइम्स हो रही है तो दूसरी चीज जो उसके इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वो 1/36 टाइम्स हो जाएगी, 1/6 का स्क्वायर। अगर कोई चीज डबल हो रही है तो वो जिसके इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है वो चीज 1/4 हो जाएगी। अगर कोई चीज हाफ हो रही है तो दूसरी चीज 4 टाइम्स हो जाएगी, हाफ के इनवर्स का स्क्वायर। इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण हम लोग सक्सेसफुली बहुत सारे फिनोमिना को समझ पाए जो कि उससे पहले अनकनेक्टेड समझ में आते थे। कौन कौन से? वो फोर्स कौन सी है जो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखती है, हम हवा में उड़ क्यों नहीं जाते, ठीक है? वो कौन सी फोर्स है जो जिसके कारण मून अर्थ के अराउंड घूमता है? वो कौन सी फोर्स है जिसके कारण प्लैनेट्स सन के अराउंड चलते हैं? टाइड्स क्यों कॉज होती हैं मून और सन के कारण? इन सभी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन हम लोग दे पाए जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज पुट फॉरवर्ड टू अस। देन कम्स फ्री फॉल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट कि फ्री फॉल है क्या। आप एक स्टोन लो, उसको ऊपर की तरफ फेंको, ठीक है? जब वो ऊपर जाएगा, जाता जाएगा, एक पॉइंट आएगा उस पर वो रुक जाएगा और फिर वहां से वापस इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, राइट? जिस टाइम पे वो स्टोन अपनी डाउनवर्ड जर्नी में है उस टाइम पे इट इज फॉलिंग ओनली एंड ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। दैट मोमेंट जो उस स्टोन की जो फॉल है उसे फ्री फॉल कहा जाता है, विच मीन्स whenever an object falls towards the earth under the effect of gravity alone या gravitational force alone and no other force, that is called a free fall। क्या freely falling objects की velocity में change आता है? ऑब्वियसली फ्रीली फॉलिंग वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि वो वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ गिर रही है, लेकिन क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है इसीलिए उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज होता है। वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन, एंड दैट मीन्स कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्वेश्चन आता है व्हाई इज द free fall of a body considered to be an accelerated motion? Because when the body falls towards the earth, due to the force of gravitation of earth, the velocity increases, and since change in velocity is called acceleration, so freely falling motion is an accelerated motion. इट इज जो फ्रीली फॉलिंग मोशन के अंडर जब भी कोई चीज फॉल करती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि उस एक्सेलरेशन का कारण क्या है?
उस एक्सेलरेशन का कारण सिर्फ एक है और वो है ऑब्जेक्ट की अर्थ की ग्रेविटी, राइट। उस ग्रेविटी को हम लोग, उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। कंफ्यूज नहीं होना, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। जबकि स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग आगे देखेंगे इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये एक एक्सेलरेशन है इसीलिए इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है, नथिंग एल्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे को मालूम है कि फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है। मान लीजिए कि एक स्टोन जो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है उसका मास है स्मॉल m। हमें यह भी मालूम है कि उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो स्टोन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये है m इंटू जी, राइट। बट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो स्टोन के ऊपर फोर्स लग रही है इट इज ऑल्सो गिवन बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ स्टोन डिवाइडेड बाय दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक ही फोर्स है, एक ही टाइम पर लग रही है मून, अर्थ और स्टोन के बीच में, इसीलिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सॉल्विंग दीज m और m कट जाएगा, स्मॉल g विल बी इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। टू जनरलाइज इट, किसी भी प्लेनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम डिस्टेंस की। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर। जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की कि एक्चुअली क्या है ये डिस्टेंस, इफ वी से लेट दिस इज द अर्थ, ठीक है जी, और ये एक छोटा सा स्टोन है जो कि फॉल कर रहा है टुवर्ड्स दी अर्थ, अर्थ का सेंटर, राइट। इन दोनों के बीच में, ये अर्थ का सेंटर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। रेदर लेट मी, चलो कोई बात नहीं, आप समझ लोगे। थोड़ी सी फिगर में एक टेक्निकल मिस्टेक है बट मैं आपको समझा दूंगा। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, राइट। अब अर्थ का जो डायामीटर है, रेडियस जो है सॉरी, वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है, राइट। और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, सरफेस से लेकर एटमॉस्फेयर के आउटर एज तक, ये डिस्टेंस कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ इन अप टू अ फ्यू किलोमीटर्स, मतलब इट कैन बी मे बी अप टू से अराउंड 100-200 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, वैसे तो स्टोन क्या बाहर आउटर स्पेस से थोड़ी ना गिर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ के आसपास ही होगा। अर्थ के सरफेस से 100 मीटर ऊपर होगा, 200 मीटर ऊपर होगा, किलोमीटर ऊपर होगा। माउंट एवरेस्ट की टॉप से भी गिरेगा तो क्या होगा, 13-14 किलोमीटर ऊपर होगा, दैट्स इट। तो आप कंसिडर करो कि 14 किलोमीटर के डिस्टेंस से एक चीज गिर रही है और अर्थ का ये रेडियस है 6400। 14 किलोमीटर इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू 6400। इसीलिए जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस की विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट्स रेडियस, तो ये अप्रोक्सीमेटली प्लैनेट के रेडियस के बराबर ही हो जाता है, क्योंकि उसके बाहर सरफेस के ऊपर वाला जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। सो अल्टीमेटली किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्क्वायर के बराबर ही हो जाती है। सो इफ दिस इज मून, this will be mass of moon divided by radius of moon का square. If this is Jupiter, then it will be mass of Jupiter upon radius of Jupiter का square. If it is Earth, then it is mass of Earth upon radius of Earth का square and so on. Now हमें इसकी वैल्यू पता है मास ऑफ अर्थ की, हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता है, हमें अर्थ का रेडियस पता है। इन सभी चीज़ों को यूज करके अगर हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करें तो वी कैन अराइव एट अ वैल्यू ऑफ जी एंड दैट वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो
g is equal to gm by r square because d is approximately equal to the radius of the planet, right? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर, राइट? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब जब चीजें अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के इन्फ्लुएंस के अंडर गिरती हैं तो उनके मोशन में क्या चेंज आता है? हम सभी ने ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब भी कोई चीज ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर गिरती है तो उस टाइम पर जो उसकी एक्सेलरेशन होती है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका जो डिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल होता है, तो हम s को रिप्लेस कर सकते हैं h से, ठीक है? वी कैन रिप्लेस s by h, just a minute. So in that case, we can replace s by h, a by g to get 3 new equations. V is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square, and v square is equal to u square plus 2gh. साथ ही साथ that was so easy to convert, but इसके साथ ही साथ what we also need to take care is of two things. जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जो g की वैल्यू है वो नेगेटिव ली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी तो नीचे की तरफ को खींच रही है चीज को, लेकिन चीज ऊपर जा रही है। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रही है, इसीलिए जो उसकी वैल्यू है दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ घेरते हैं तो हम कहते हैं कि ऊपर राइज करेगी और एक पॉइंट पे जाके इट विल स्टॉप, फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट फॉलिंग बैकवर्ड्स। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। अगेन जब एक ऑब्जेक्ट को हम हाइट से ड्रॉप करते हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट आई एम होल्डिंग, मैंने इसको सिर्फ ड्रॉप किया है, मैंने इसको थ्रो नहीं किया। सो व्हेन आई एम ड्रॉपिंग समथिंग, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, इट इज टेकन टू बी 0। So whenever an object is thrown upwards, g is taken as negative. Final velocity at highest point is taken as 0. And for an object dropped downwards, g is taken as positive and initial velocity is taken as 0. Underline the word dropped, not thrown. थ्रो करना मतलब फोर्स लगाना, उस टाइम पे वो फ्री फॉल नहीं है, राइट? उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और उसकी एक्सेलरेशन 9.8 भी नहीं होगी, राइट? बट व्हेन इट इज जस्ट रिलीज्ड और ड्रॉप्ड, मतलब हमने तो उसको हवा में छोड़ दिया, अब वो नीचे तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण जा रही है, तो इट विल स्टार्ट एट 0 एंड एक्सेलरेशन विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोन एंड नथिंग एल्स। ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू मास एंड वेट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसके इनर्शिया का मेजर होता है। मोर द मास मोर इज इट्स इनर्शिया, राइट? मास सब जगह पे सेम रहता है। आप अर्थ पे हो, आप मून पे चले जाओ, आप समहाउ मार्स पे चले जाओ, आप जुपिटर पे चले जाओ, आपका मास तो आपके साथ ही जा रहा है, तो इट विल नॉट चेंज। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ व्हाट इज वेट? अर्थ हर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स इटसेल्फ, और वो फोर्स डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है? तो वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, राइट? द वेट of an object is the force with which it is attracted towards the earth. हमें मालूम है F जो है it is equal to m into a. इस केस में F will become m into g. Force with which earth attracts an object is given by m into g. And since this force is called weight, so we can say that weight is the mass into acceleration due to gravity, इन दोनों का product. And since it is a force, इसका SI unit क्या होगा? न्यूटन।
मास का एसआई यूनिट होता है केजी। वेट क्योंकि एक फोर्स है, इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ऑब्वियसली ये जी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो जी सब जगह कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए वेट भी सब जगह कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा वेट होगा, जितना कम मास होगा उतना कम मास होगा, बट इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज जी इज नॉट कांस्टेंट। दूसरे प्लेनेट पे तो जाने की बात ही छोड़ दो, इवन अर्थ के ऊपर जो स्मॉल जी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, इट इज नॉट एट ऑल कांस्टेंट, इट चेंजेस फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो एक परफेक्टली सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज ओवल शेप्ड। इसका जो रेडियस है पोल्स की तरफ वो कम है, इक्वेटर के अलोंग ज्यादा है। तो क्योंकि आर चेंज हो गया, अगर मैं इस स्मॉल एम को काट भी दूं यहाँ से फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये आर चेंज हो रहा है इसीलिए वेट स्मॉल जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और टू पुट इट मोर प्रिसाइजली, लेट अस कम बैक ओवर हियर। आर को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, पोल्स पे रेडियस कम है इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है। दैट मीन्स आपका जो वेट है एंटार्क्टिक पोल पे वगैरह पे, सॉरी नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर हम दोनों की बात कर लें, इन पे ज्यादा होगा, और इक्वेटर के अलोंग जो सिटीज बैठी हुई हैं बसी हुई हैं उन पे आपका वेट जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। सो दैट मीन्स कि अगर कोई बंदा इक्वेटर पे सोना खरीद के पोल्स पे ले जाकर मुझे देने की कोशिश करेगा कि लो भाई मैं इसको उल्टा करो, रेदर पोल्स वाला तो खुश हो जाएगा, पोल्स से किसी ने सोना खरीदा और इक्वेटर पे बसी हुई किसी सिटी पे जाके देने की कोशिश करेगा, तो वो कहेगा कि ले लो जी ये इसका इतना वेट है, राइट। बट वो वाला बंदा मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो करके आया वेट पोल्स पे जहाँ पे जी ज्यादा थी तो वेट ज्यादा आया था, और इक्वेटर पे वेट जो है वो कम आएगा। सो मून के ऊपर जो ऑब्जेक्ट का वेट है, मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका Excuse वन me, sir. सिक्स है। सो मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका 1/6 है, एंड दैट इज वाई जो वेट है आपका अर्थ के ऊपर, मास तो चेंज नहीं ना होगा बट जी चेंज हो गया, तो मून पे आपका जो वेट है वो अर्थ के ऊपर आपका जो वेट है उसका 1/6 हो जाएगा, राइट। इसको प्रूव करने के लिए एक डेरिवेशन हमारे को आती है, उस डेरिवेशन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका होता है यूजिंग एक्चुअल वैल्यूज, जैसे हमने अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू निकाली थी, ये है वेट ऑन मून का फॉर्मूला, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मून का मास, अपना मास और मून का रेडियस पुट कर दूं तो मेरे को मेरा जो वेट होगा मून के ऊपर वो पता लग जाएगा। सिमिलरली अर्थ के ऊपर जो मेरा वेट है इट इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मेरा मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। और उसके बाद अगर मैं वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून को डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट कि ये रफली 6 टाइम्स आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो एक तो मेथड ये होता है कि हम एक्चुअल जो वैल्यूज हैं उनको यूज करें, लेकिन ये थोड़ा सा टीडियस मेथड होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत इन्वॉल्व होती हैं। सो व्हाट वी जनरली डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वैल्यूज हम लोग एक एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं, रादर कंपैरेटिव मेथड यूज करते हैं। और वो कंपैरेटिव मेथड क्या है? व्हाट इज दैट मेथड? We say that mass of earth is approximately equal to 100 times the mass of moon, and radius of earth is approximately 4 times the radius of moon, ठीक है। अर्थ का जो मास है वो 100 टाइम्स है मून के मास के, अर्थ का जो रेडियस है वो 4 टाइम्स है रेडियस ऑफ मून के। अब हम जो करने जा रहे हैं इसके अंदर हमारी दो डेरिवेशंस कवर होंगी, एक है अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी और मून के ऊपर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बीच में रिलेशन, और एक है टू प्रूव दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 1/6 द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। सो अगर मैं बात करूं अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जीई की, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ये, acceleration due to gravity on the surface of moon, it will be acceleration due to gravity upon mass of moon,
रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, राइट? So this would be, if we compare it, it will be, I'm doing it here, g into 100 times the mass of moon over 4 times the radius of moon ka square. That is g into 100 times the mass of moon upon 16 times the radius of moon ka square. And if we compare these two, ge upon gm, it will be, ये बन जाएगा 100 g mass of earth upon radius of earth का square, sorry, 100 g mass of moon upon 16 radius of moon का square divided by, is it divided by, okay, it might not be visible, let me do it someplace else because this is important. So इनका जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या बनेगा, it will be GE upon GM equal to 100 times acceleration universal gravitational constant into mass of moon upon radius of moon का square divided by g into mass of moon upon radius of moon का square, which is equal to 100 gmm upon radius of moon का square into rm square upon gmm. rm square कट गया, mm कट गया, g और g कट गया, sorry I forgot 16, so 16, so approximate ये आ गया 100 upon 16 which is approximately equal to 6, 16 6 are 96 होता है, तो to be precise it is 6.25, so approximately it is 6. So acceleration due to gravity on earth, acceleration due to gravity on earth is approximately equal to 6 times the acceleration due to gravity on moon, or conversely the acceleration due to gravity on moon is 1/6 the acceleration due to gravity on earth. तो क्योंकि acceleration due to gravity moon पे 1/6 है अर्थ के, इसीलिए वेट भी जो होगा ऑब्जेक्ट का वो 1/6 होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास तो हमारे साथ ही जा रहा है, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस. सो द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1/6 हो गई है मून के ऊपर, तो हमारा वेट भी मून के ऊपर जाकर 1/6 हो जाएगा. सो दीज आर टू डेरिवेशंस इनकॉर्पोरेटेड इनटू वन थिंग. एक बार आप वैल्यू से भी कर सकते हो जैसा बुक में करके दिखाया है, या फिर आप लोग इसको एनालिसिस से कर सकते हो जैसा मैंने करके दिखाया. कमिंग टू द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, थ्रस्ट एंड प्रेशर. क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों एक कैमल डेजर्ट में इजीली रन कर सकता है? एक आर्मी टैंक जिसका वेट थाउजेंड्स ऑफ टन्स होता है वो कैसे एक कॉन्टिन्यूअस चेन के ऊपर रेस्ट करता है? क्यों एक ट्रक या मोटर बस के टायर्स ज़्यादा वाइड होते हैं? क्यों कटिंग टूल्स के एजेस शार्प होते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल सकता है अगर हम लोग प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, राइट? इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप वो फोर्स कितने एरिया के ऊपर लगा रहे हो, right? So we will be studying two topics. One is net force in a particular direction, number one, that is thrust, and number two, force per unit area, which is pressure. Let us try to understand their meanings, right? Number one, situation देखो, आप एक पोस्टर फिक्स करना चाहते हो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर. ऐसा करने के लिए आपको ड्राइंग पिन्स को प्रेस करना पड़ेगा अपने थंब से. आप एक फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब इस तरह से ड्राइंग पिन रख के हम अपने थंब से इसको फोर्स लगा के इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो जब हम पिन के हेड पे फोर्स लगाते हैं और पिन की जो निडल होती है वो परपेंडिकुलर रखी होती है बोर्ड के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगती है और वो उसके अंदर इंसर्ट हो जाती है. सेकेंड सिचुएशन, आप जो रेत है उसके ऊपर खड़े हो, मे बी यू माइट हैव गॉन टू दुबई और राजस्थान, जहाँ पर आपने डेजर्ट सफारी में आप गए होंगे, तो रेत में आप लोग खड़े भी हुए होंगे ऑन इट्स वे, वो आपको रोक के कहते हैं कि फोटो वोटो खींच लो. जब हम सैंड के ऊपर खड़े होते हैं तो हमारे फीट जो हैं वो सैंड में काफ़ी डीप चले जाते हैं. अगर आप उसी सैंड पे लेट जाओ, ऐसे ही मस्ती में फ़ोटो खिंचवाने के लिए लेट गए, तो लेट के जब आप फ़ोटो खिंचवाते हो या वैसे ही लेटे हो, आराम कर रहे हो, राजाओं वाली फीलिंग ले रहे हो जब, तो उस टाइम पे आपकी जो सिंकिंग है
सैंड में वो उतनी नहीं होती। मतलब सीधा खड़े होते हो तो आप नीज तक सैंड में चले गए हो, लेकिन लेट जाते हो तो थोड़ा सा हिस्सा आपका सैंड में जाएगा, बाकी आप सैंड के बाहर ही होगे। दोनों केसेस में सैंड के ऊपर आपके बॉडी का पूरा वेट एक्सर्ट हो रहा है, लेकिन सिंकिंग जो हो रही है वो दोनों केसेस में डिफरेंट है, राइट। सो वेट वो फोर्स है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, ये हमने अभी पढ़ा, राइट। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर दोनों केसेस में आपका वेट है, लेकिन वो कितने सरफेस पे लगती है ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें कंसिडर करना है। जब हम लोग लूज सैंड पे स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, दे आर अवर 2 फीट, ये हमारे 2 पैर सैंड के साथ कांटेक्ट में है। जबकि जब हम लेट जाते हैं, इफ दिस इज अस लेइंग डाउन, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का ये पूरा हिस्सा जो है वो सैंड के साथ कांटेक्ट में होता है। हालांकि आपने ये टॉपिक 8th क्लास में किया है, बट जस्ट कीप कंटिन्यूइंग विद दैट। व्हेन यू आर स्टैंडिंग, उस टाइम पे आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है, और व्हेन यू ले डाउन, उस टाइम पे आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, राइट। इसीलिए एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने के जितना कम होगा, उतना जो एक प्रेशर है सैंड के ऊपर या उस एरिया के ऊपर वो ज्यादा एक्सर्ट होता है। So when you are standing on the loose sand, the area of contact is less. That is why you exert more pressure on the ground, so you sink into the ground. But when you lay down on the sand, the area of contact increases, and therefore the pressure on the sand decreases, and that is why you slip or sink less into the sand. Number one, force acting perpendicular to the surface is called thrust. जब भी कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली एक्सर्ट की जाती है, उसे थ्रस्ट कहा जाता है। हमारे केस में व्हेन वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग डाउन, तो हमारा वेट भी क्योंकि परपेंडिकुलर टू दी अर्थ सरफेस लगता है, तो वो भी एक तरह से थ्रस्ट ही है। और क्योंकि कम एरिया पे लगेगा तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो हम ज़्यादा मिट्टी में सिंक कर जाते हैं। लेटने के टाइम पे ज़्यादा एरिया पे एक्सर्ट हो रहा है तो हम कम सिंक करते हैं। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है, वैसे तो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, सो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो बेसिकली तो क्या है कि प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इन दी ऑनर ऑफ साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, जो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल कहा गया है, पास्कल रखा गया है। 1 पास्कल मीन्स 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन की फोर्स लगाती है 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया के ऊपर, तो उसका जो प्रेशर है वो 1 पास्कल कंसिडर किया जाता है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी एक एग्जाम्पल बुक ने ली है इसके लिए। ये एक बॉक्स है, इसका हमें मास दिया गया है 5 kg, तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं। इसके ये फेसेस हैं 10, 20 और 40 सेंटीमीटर वाली इसकी साइड्स हैं। एक बार इसको ऐसे रखा किसी टेबल टॉप पे और एक बार ऐसे रखा, तो बताना है कि दोनों में से किस केस में प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होता है। इस फर्स्ट केस में 20/10 वाली साइड्स कांटेक्ट में है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। इस केस में 40 और 10 सेंटीमीटर वाली साइड्स कांटेक्ट में है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इज 40 इंटू 10, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे और दोनों केसेस में प्रेशर निकालेंगे। तो यू कैन सी कि जब लेस एरिया कनेक्टेड है उस टाइम पे 4 टाइम्स ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। 612.5 इंटू 4 इज 2450, तो 4 गुना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो यही वो कारण है कि क्यों कम एरिया पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है और ज्यादा एरिया पे कम प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब इस चीज की हमारी डेली लाइफ में देखो कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस है। हम तीखे चाकू से इजीली काट लेते हैं, ब्लंट चाकू से काटना मुश्किल है। बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस वाइड रखी जाती हैं। हमारे कैरी बैग्स जितने भी होते हैं जो हम स्कूल को लेके जाते हैं, उनकी स्ट्रैप्स वाइड होती हैं। टैंक जो है वो वाइड बेल्ट पे मूव करता है। रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं उनको स्लीपर्स, वुडन स्लीपर्स के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। नेल्स की जो टिप होती है वो पॉइंटेड होती है। ये टायर के ट्रैक्टर के जो टायर्स होते हैं वो वाइड होते हैं, ट्रक्स के जो टायर होते हैं वो कार के कंपैरेटिवली वाइड होते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, और वो क्या है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट होगा। इस पूरी बिल्डिंग का, जहां आप आज बैठे हो, इस पूरी बिल्डिंग का जो वेट है वो इसकी फाउंडेशन के ऊपर लाई कर रहा है, अर्थ के ऊपर।
फाउंडेशन को ज्यादा वाइड रखा जाता है, उसके ऊपर दीवार की एरिया इतना होता है। फाउंडेशन को वाइड रखने का एडवांटेज क्या होगा कि पूरी बिल्डिंग का वेट ज्यादा एरिया पे फॉल करेगा, जिसके कारण प्रेशर ऑन द ग्राउंड विल बी लेस, सो बिल्डिंग सिंक नहीं करेगी अर्थ में। नंबर 2, टैंक्स को व्हील्स की जगह बेल्ट्स के ऊपर चलाया जाता है। बेल्ट क्या है, बेल्ट के कारण जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो टैंक का जो वेट है वो ज्यादा एरिया पे फॉल करता है, इसीलिए टैंक सिंक नहीं करता सैंड में और वो हर तरह के एरिया में से निकल जाता है। ट्रैक्टर आपने देखा कितना भारी होता है, लेकिन उसका टायर देखो कितना होता है, मतलब ट्रैक्टर के हाइट तक ही पूरा पहुंचा होता है पिछला टायर, तो उसका भी यही कारण है। गिल्ली मिट्टी हो, चिक्कड़ हो, जैसा मर्जी हो, ट्रैक्टर कभी नहीं फंसता, साइकिल फंस जाता है जबकि इतना हल्का होता है। रीजन है टायर की विड्थ, जितना ज्यादा टायर का उसका चौड़ाई है, एरिया है, उतना कम प्रेशर वो एक्सर्ट करता है ग्राउंड पे, इसीलिए वो हर तरह के सरफेस में से निकल जाता है। नाइफ का एज जितना ज्यादा शार्प होगा उतना कम एरिया ऑफ कांटेक्ट मिलेगा, सब्जी काटते हुए, फ्रूट काटते हुए उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, कम फोर्स के साथ हम इजीली काट सकेंगे। स्कूल बैग्स की स्ट्रिप वाइड है, उसका एडवांटेज क्या है, जो उसका वेट है वो हमारे शोल्डर के ज्यादा वाइड एरिया पे फॉल करेगा, ज्यादा एरिया पे फॉल करेगा तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, प्रेशर कम एक्सर्ट होगा तो हम थकेंगे नहीं उसको उठाने में। तो ये सारी जो हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं वो सारी की सारी प्रेशर के साथ लिंक्ड हैं। कुली अपने सिर पे एक राउंड कपड़ा रखता है पहले, फिर उसके ऊपर वजन रखता है। रीजन, सिर के ऊपर सीधा रखेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट थोड़ा होगा तो वो ज्यादा उसको प्रेशर महसूस करेगा तो उसको उठाना मुश्किल लगेगा। राउंड करके उसने कपड़ा बिछा लिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया तो प्रेशर ऑन द हेड इज लेस, इट बिकम्स इजियर टू कैरी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये प्रेशर के फिनोमिना के ऊपर बेस्ड हैं, प्रेशर के फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो